राहुल जी, आपको मैं एक बात अभी स्पष्ट कर दूं। जैसा आपने कहा कि सरकार में है बीजेपी और उनका विस्तार हो रहा है। मैं एक हाइपोथेटिकल उससे आपको समझा दूं। सपोज कीजिए कि कल को भाजपा का पूरे प्रदेश देश भर में कहीं उनकी सरकार नहीं रह जाती है, लेकिन संघ की शाखा तब भी चलती रहेगी। तो ये नहीं, मैंने अंतर ये है। कहा था जी, जी। मैंने ये कहा था, थोड़ा सा कहीं मैं इस पर क्लियर कर दूं। मैं पहले थोड़ा क्लियर कर दूं। मैंने ये कहा था कि चूंकि अब सरकारें तो उसके विस्तार में वो जाहिर बात थोड़ी मदद, संघ की शाखाएं तो बीजेपी के जनसंघ से पहले से लगती रही है, उसमें कहीं कोई दो राय मैं नहीं, कोई आप कंफ्यूजन उसमें नहीं है। आप मेरी पूरी बात सुन लेते तो आपको बीच में टोकने की जरूरत नहीं पड़ती। संघ, मेरा कहने का मतलब ये है कि बीजेपी शासन में रहे, बीजेपी शासन में न रहे, और लेकिन संघ की शाखाएं लगती रहेंगी। लेकिन जो तिरंगा शाखा की बात है वो कल रहेगी, आज रहेगी, या वो कहाँ तक पहुंच पाएगी, इस पर संशय है। दूसरा, जो आपका ये कहना है कि आम आदमी पार्टी बीजेपी के सब्सिडियरी की तरह से काम करती है, इस पर मेरा व्यक्तिगत अपना मानना है कि ये मतलब ठीक असेसमेंट नहीं है। आम आदमी पार्टी का अपना एक अलग तरीका है। उसने एक अलग तरीके से काम शुरू किया, और उस काम का वो, अब उसमें मैं ये जरूर बोलूंगा कि वो सही था, गलत था, झूठ था, सच था, कितना वो था। इसलिए कि आ, आ, ये पार्टी इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म के नाम पर कम आगे बढ़ी थी। ये पार्टी आरोपों पर ज्यादा आगे बढ़ी थी। अगर आप दिल्ली के चुनाव की बात करें तो शीला दीक्षित के खिलाफ 360 पेजों की रिपोर्ट थी, जो आज तक ये नहीं दे पाए। उसके बाद इन्होंने बिजली के मीटर्स में स्कैम की बात कही, उसमें एक एफआईआर तक नहीं हो पाई। इसके अलावा इन्होंने और भी बहुत सारी ऐसी बातें की थी जिसको भूल गए हैं। तो वो एक कहावत है ना, शूट एंड स्कूट, एक बात आरोप लगाओ और भाग जाओ। ये वही करते रहे हैं, और ये लगातार उन्हीं का सहारा लेते रहे हैं। दिल्ली चुनाव के समय पूरे प्रदेश में ऑटो में इन्होंने लगवा दिया कि जगदीश मुखी भाजपा के मुख्यमंत्री हैं। कौन, तो हमको सूत्रों ने बताया है। अभी कल परसों दो ट्वीट चले हैं। एक ट्वीट अरविंद केजरीवाल ने शेयर किया है कि चूंकि भाजपा गुजरात में आम आदमी पार्टी से डर गई है, इसलिए वो असेंबली डिसॉल्व करके चुनाव कराने वाली है। उसके अलावा इसी तरह से हिमाचल प्रदेश के बारे में भी कहा। उत्तर प्रदेश में ये सरकार बना रहे थे। पंजाब में जो इनके बारे में कहा गया वो सबको मालूम है। इनके अपने सहयोगी कवि महोदय ने क्या कहा, या पुरानी इनकी एमएलए जिन पर इन्होंने एफआईआर किया, वो जो कल अभी पंजाब पहुंची थी। तो ये एक ऐसा संगठन है जो आइडियोलॉजी पर काम नहीं करता है। ये तत्कालिक फायदे के लिए बहुत सारे गिमिक करता है। और जैसे आप कह रहे हैं ना कि ये बीजेपी की बी टीम है, तो लोग ये भी कहते हैं कि इनका जो थिंक टैंक है वो किसी यूरोपियन कंट्री में बैठता है, और वो रिसर्च करके इनको आइडियाज देता है कि अब आपको हिंदुस्तान में ये बात कहनी है, और ये वही करते हैं। इसलिए कि जो जो ट्वीट दिल्ली का मुख्यमंत्री कर रहा है कि डिसॉल्व कर सकती है गुजरात की सरकार, और उसको ठीक सूत्रों है। से बात कर रहा है, पत्रकारों वाली भाषा बोलने का। जिस तरह से पत्रकार के पास जब कोई प्रमाण नहीं होता है तो सूत्र लिख देता है कि हमको सूत्रों ने एक खबर बताया, और सूत्र कभी कभी पिट भी जाते हैं, कभी कभी सही भी हो जाते हैं। तो ये उस तरह की राजनीति करते हैं। निश्चित तौर पर दो बड़ी सफलताएं उनको मिली हैं, पंजाब और उत्तर प्रदेश, पंजाब और दिल्ली में। और पंजाब में जिस तरह की परिस्थितियां धीरे धीरे निर्माण हो रही हैं, ईश्वर सब कुछ ठीक रखे तो बेहतर होगा। जी राहुल जी, देखिए राहुल जी, हम जर्नलिस्ट हैं, मुझे लगता है हम सारे लोग जर्नलिस्ट हैं। तो हम आदतन कॉन्स्पिरेसी थियरीज में जाते हैं। मैं
अरविंद केजरीवाल को इतना छोटा नहीं आंकूंगा कि वो किसी के हाथ में टूल है। रादर उसने सबको टूल की तरह से इस्तेमाल किया हुआ है, चाहे वो आरएसएस हो, चाहे वो अन्ना हो, चाहे वो रामदेव हो। मैं रंजना जी की बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि जो रामलीला मैदान दिल्ली में रामलीला मैदान का आंदोलन था, उस पूरे आंदोलन में जो भोजन व्यवस्था थी वो संघ से जुड़े लोग ही करते थे। सब सवेरे से लेकर के शाम तक वहां पर लंगर चलते थे और सब संघ ही ऑर्गेनाइज करता था। देखिए, संघ का अपना ये स्टैंड हमेशा से रहा है कि जो भी हिंदुत्व की बात करेगा, मतलब मतलब बिना बात को चबाए हुए, जो आप बोलते हैं ना अनइक्वेबल टर्म्स में वो बोलते हैं, अनइक्वेबल टर्म्स में बोलते हैं कि हमको कोई संशय नहीं है, हमको हिंदुत्व के लिए जो भी हमारी बात करेगा, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस कल बात करने लगे तो वो उसके साथ खड़े हो जाएंगे। तो उस समय उनको ये जो भी परिस्थितियां थी, भ्रष्टाचार या एंटी हिंदू की बात कांग्रेस बात करता था, उसमें इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन और भी बहुत सारी चीजें यूपीए सरकार लेके आई थी, जिसमें एक बिल था जिसमें हिंदू राइट्स को लेकर के था कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी होगी उसको अपनी कल्पेबिलिटी खुद प्रूव करनी होगी कि वो क्यों नहीं इन्वॉल्व है, और उस पर बड़ा हंगामा हुआ था। तो ये सारे बहुत सारे मसले कलेक्टिव थे, जिससे लगा कि ये एंटी हिंदू सरकार है, और कांग्रेस के बारे में एक परसेप्शन भी बन गया था कि वो अपीजमेंट के नाम पर एंटी हिंदू बात करने लगती है। और मैं ये नहीं कहूंगा कि वो करती है नहीं है, लेकिन ये परसेप्शन ऐसा बना था। तो संघ का इस तरह संघ का सरकार के खिलाफ जाना, मतलब मेरा मतलब है कांग्रेस की सरकार के खिलाफ जाना बहुत नेचुरल था, और उन्होंने किया होगा। और आपको मैं गिना देता हूं, आप शायद उनका नाम लेने में हिचक रहे हैं, मुझे कोई हिचक नहीं है। किरण बेदी उस आंदोलन का बड़ा हिस्सा थी, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। कुमार विश्वास के और उनके भाई की पृष्ठभूमि संघ की है। कुमार विश्वास के बड़े भाई एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, और अभी की स्थिति में वाइस चांसलर कौन बनता है या इस तरह के अपॉइंटमेंट्स सरकार करती है, तो ऑब्वियसली अपने लोगों का ही करती है। खैर, और आप कहिएगा तो मैं नाम गिना दूंगा, लेकिन उससे समय व्यर्थ होगा, इसलिए मैं 2-3 बड़े नाम जिनको सब जानते हैं वो गिना दे रहा हूं। अब फिर मुझे एक बात पर मतभेद है। कांग्रेस मुक्त भारत का नारा संघ का नहीं है, इसको आप समझिए। कांग्रेस मुक्त भारत की बात पहली बार किसी ने शुरू की थी तो प्रधानमंत्री तब नहीं हुए थे, वो गुजरात के मुख्यमंत्री के नाते वो जो अपने भाषण देते थे, वो अपने भाषणों में कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते थे। तो ये कांग्रेस मुक्त भारत की बात जो है वो ये प्रधानमंत्री का दिया हुआ नारा है। और मैं जैसा पहले कह चुका हूं कि कल को अगर आम आदमी पार्टी केंद्र में 300 सीट के साथ खड़ी हो गई है, और वो मथुरा और काशी का मंदिर बनवाने के लिए प्रतिबद्धता की बात आम आदमी पार्टी करने लगेगी, तो वो संघ का कार्यकर्ता, संघ के लोग भाजपा का बस्ता छोड़ करके आम आदमी पार्टी का बस्ता उठा करके चले जाएंगे। ये आप निश्चित मान के चलिए, वो हमेशा इस तरह की बात करते रहे हैं। देखिए, दूसरा दूसरा ये कि जो श्रीकांत जी ने बात कही कि आप परसेप्शन में और अपनी स्ट्रेटजी में कितने कामयाब होते हैं, किस तरह से कामयाब होते हैं। जैसा जैसा मैंने पहले बात में कहा था कि जितनी चालाकी अरविंद केजरीवाल में है, मैं प्रधानमंत्री को तो उसके साथ नहीं जोड़ूंगा, लेकिन बीजेपी के बहुत सारे नेताओं को वो फॉक्स करते हैं, बहुत सारे नेताओं को वो ठग लेते हैं, और उनके उनके बहुत सारे स्टेटमेंट, बहुत सारे ट्वीट्स बीजेपी को अक्सर ठगते रहे, और उस ठगने में ही वो दिल्ली उन्होंने गंवाया। और ये जो स्ट्रैटेजी है ना, इस स्ट्रैटेजी के पीछे जो न्यू टेक्नोलॉजी है उसका बेहतर ढंग से इस्तेमाल करना है, और उस टेक्नोलॉजी को बेहतर ढंग से इस्तेमाल अरविंद केजरीवाल से ज्यादा कोई नहीं करता है। दूसरा ये कई मामलों में प्रधानमंत्री या गृह मंत्री के नाते आप ज्यादा जिम्मेदार होते हैं, लेकिन आप विपक्ष के नेता के तौर पर गैर जिम्मेदार। अच्छा, दूसरा ये कि
अरविंद केजरीवाल पर तो ऑलरेडी सारे तरह के आरोप प्रत्यारोप लगते रहे हैं। हालांकि आरोप प्रत्यारोप तो अमित शाह और मोदी पर भी लगते हैं। अमित शाह को अभी भी लोग बहुत क्रिमिनल के लिए जो टर्म इस्तेमाल करता है उन शब्दों से नवाजा जाता है, जबकि उस तरह की चीजें से वो मुक्त हो चुके हैं। अब एक बात मैं और कहना चाहूंगा, आप इसको देखिए, स्ट्रैटेजिक परिवर्तन कितना हुआ है। जब दिल्ली चुनाव के बाद बाकी जगहों पर अरविंद केजरीवाल ने अपनी ताकत आजमाई, विशेष रूप से लोकसभा चुनाव में, और प्रधानमंत्री पर सीधे अटैक करके और लगा कि उसका उनको नुकसान हो रहा है, तो आप उनकी रणनीति में बदलाव देखिए। वो प्रधानमंत्री पर सीधे अटैक नहीं करते हैं, अब वो बीजेपी पर अटैक करते हैं या छोटे नेताओं पर अटैक करते हैं। ये उनका राजनीतिक बदलाव है। और एक बात मैं जरूर कहूंगा कि अगर कोई आदमी गोयबल के सिद्धांत से वो लेता है, तो मुझे लगता है अभी गोयबल को अगर कोई आदमी इंडियन पॉलिटिक्स में इस्तेमाल कर रहा है तो वो अरविंद केजरीवाल है। ही इज द बेस्ट पर्सन हु इज यूजिंग गोयबल्स थियरी कि एक झूठ को 100 बार बढ़िया से बोलो तो सच हो जाता है। तो ये स्ट्रेटेजिक परिवर्तन है। दूसरा ये कि पंजाब में बीजेपी इलेक्टोरली कहीं सीन में नहीं थी। बीजेपी का कोई वहां पर वो नहीं था, वो हमेशा सेकंड वो रही है। उन्होंने कोशिश जरूर की, लेकिन जिस तरह की रणनीति पर आम आदमी काम करती है वो हमेशा क्लीन करती है। विपक्ष के लिए कोई जगह नहीं बनती है, चाहे दिल्ली में 70 में से 67 सीट रही हो, चाहे 117 में 93 सीट पंजाब में रहा हो, वो जहां भी जाएगी उसी रणनीति पर काम करती है। इसलिए कि वो इमोशनली लोगों को इतना सरचार्ज कर देती है कि वो एक जैसा 100 पाइपर्स होता है ना, कि 100 पाइपर्स जब बजाने लगता है तो सारे चूहे अपने आप सुसाइड करते हैं, उसी तरह से अरविंद केजरीवाल काम करते हैं। तो वो उसी रणनीति का हिस्सा था पंजाब। जी राहुल जी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।